एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है। और देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको गुप्त साम्राज्य का पूरा कवर करवाया था। 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग वहाँ से कर लेंगे। तो आज हम करवाएंगे आपको वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में जानने से पहले आप लोग देखिए, गुप्तों के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में करवाया है। तो अगर आपको गुप्तों के बारे में जानना हो तो आप लास्ट लेक्चर कर लेंगे, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्धन वंश जो है, इसे पुष्यभूति भी वंश कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले तो एक बात करती हूँ कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई सारे बच्चों ने क्या लगा दिया, उसे प्रभाकर वर्धन लगा दिया। वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन, पर ऐसा नहीं है। वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? पुष्यभूति है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम। इस वंश का उदय जो है वो कहाँ हुआ था? थानेसर, जो वर्तमान में कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक, इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है और पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम राजधानी की। राजधानी की अगर बात की जाए तो जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? थानेसर थी, हरियाणा में। बाद में जो इसकी राजधानी बनी वो कौन सी थी? कन्नौज थी। हर्षवर्धन ने क्या किया था? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया था। किसको? कन्नौज को। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स हैं, शासकों के बारे में जानेंगे। हर्षवर्धन के टाइम में जो हेनसांग आया उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगी। देखिए, इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे? एक तो पुष्यभूति, मैंने बताया ही, संस्थापक था। नरवर्धन था, राज्यवर्धन फर्स्ट है, फिर आदित्यवर्धन है, प्रभाकर वर्धन है, राज्यवर्धन सेकंड है, हर्षवर्धन है। ठीक है, तो सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम जानेंगे। एक तो संस्थापक कौन था? तो कौन था? पुष्यभूति था संस्थापक। दूसरा, अब आ जाता है आपको, हम सीधे लेके चलेंगे प्रभाकर वर्धन के पास। प्रभाकर वर्धन इसलिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि ये हर्षवर्धन के पिता थे, इसलिए। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण शासक यही रहे हैं। अब देखिए, जो हर्षवर्धन का शासन काल है, इसके प्रमुख स्रोत क्या है जानकारी के? वो क्या क्या है? एक तो वाणभट्ट का रचित क्या है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसकी रचना है? वाणभट्ट की। इससे हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा क्या है? वाणभट्ट की ही है, क्या है? कादम्बरी। इससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, चीनी यात्री येनसांग का विवरण जो है वो भी हमें बताता है। मधुबन ताम्रपत्र, ये किसके टाइम का है? हर्षवर्धन के ही टाइम का है। और बांसखेड़ा ताम्रपत्र, ये सारी जो स्रोत है ये हमें हर्षवर्धन के टाइम का ही जानकारी देते हैं। नेक्स्ट और क्या आ जाएगा? जो नालंदा ताम्रपत्र है वो है। हर्ष की मुद्राएं हैं। इन सब से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, हेनसांग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हेनसांग है ये बौद्ध यात्री था, चाइना का। और ये भारत कब आया? 629 ईस्वी में भारत आया था। और ये लगभग कितने साल तक रहा है? 15 या 16 साल तक रहा है भारत में। और किस लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में इसे अध्ययन किया इसने। पर बेसिकली ये आया था बौद्ध ग्रंथ थे ओरिजिनल, उनको एकत्र करने के लिए। ठीक है, इसकी बुक का नाम क्या है? सियूकी है। ठीक, हर्षकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण ये विदेशी स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है? हर्षकालीन सियूकी को माना जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम इनके वर्धन वंश के शासकों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ही था कि बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पुष्यभूति आपको पता ही है, संस्थापक है। इसके बाद आप आ जाएंगे सीधे प्रभाकर वर्धन। पर ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन लगा दिया है, तो उसे आप इग्नोर मारेंगे। कौन है वर्धन वंश का संस्थापक? पुष्यभूति है। देखिए, जो प्रभाकर वर्धन है ये हर्ष के पिता थे। इन्होंने हूणों सहित अनेक शत्रुओं का सामना किया और परम भट्टारक महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल में, प्रभाकर वर्धन के टाइम में क्या हुआ? वर्धन वंश जो है वो शक्तिशाली बना। ठीक है,
और जो पहला स्वतंत्र शासक है वो भी किसे माना जाता है, प्रभाकर वर्धन को ही माना जाता है। अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम देखते हैं इनके बच्चों के बारे में सबसे पहले तो देखिए इनके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था, राज्यश्री। राज्यश्री। और पुत्र कौन कौन थे, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये नाम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, राज्यश्री मैंने बता ही दिया आपको, ये कौन होगी, हर्ष की बहन होगी। इसका विवाह जो था वो मोखरी वंश के राजा, नाम क्या था, ग्रहवर्मन, इनसे हुआ था। ये जो विवाह था ये उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। मोखरी वंश का मेनली केंद्र कहाँ था, कन्नौज था। ठीक, अब देखिए इनका जो राजनीतिक संकट की शुरुआत होती है और उनका क्रम क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है और राज्यवर्धन को राजा बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो मालवा के राजा थे देवगुप्त, ये कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। अब कन्नौज तो इनसे रिलेटेड था नहीं, तो यहाँ कन्नौज क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि राज्यश्री का विवाह कहाँ हुआ था, कन्नौज में हुआ था। तो क्या किया गया, ग्रहवर्मन की इसने क्या की, देवगुप्त ने हत्या कर दी और राज्यश्री को क्या किया, बंदी बना लिया था। इसके बाद क्या होता है कि राज्यवर्धन जो है, जो राजा था उस टाइम पे वर्धन वंश का, ये अपनी बहन का बदला लेने के लिए देवगुप्त को पराजित कर देता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जो देवगुप्त है वो छल से जो गौड़ था, गौड़ मतलब बंगाल, गौड़ के शासक शशांक के साथ मिलके छल से राज्यवर्धन की हत्या करवा देते हैं। इसके बाद अब जो सिंहासन पर बैठते हैं वो आते हैं हर्षवर्धन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए हर्षवर्धन, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जब 16 साल के थे इस टाइम पे ये सिंहासन पर बैठते हैं। और इनका राज्यारोहण की डेट अगर बात करें, कुछ डेटें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो हुआ था आपका 606 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, नॉर्मली राज्यश्री को बंदी बनाया था तो राज्यश्री को छुड़ाया। ठीक है, और क्या किया, शशांक जो गौड़ का शासक था, ठीक है, इसको पराजित किया। ठीक, इसके बाद क्या होता है, शशांक की मृत्यु हो जाती है। हर्ष ने पश्चिमी बंगाल, जब शशांक की मृत्यु होती है तो पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों पर हर्ष ने क्या किया, अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं हर्ष का जो दक्षिण अभियान था वो क्या था। दक्षिण में कौन था हर्ष के टाइम में, हर्ष के टाइम में जो दक्षिण का शासन था वो मेन जो फेमस, नॉट एक ही नहीं था, फेमस शासक जो माना जाता है वो है पुलकेशिन सेकंड। तो जो उत्तर भारत में अपनी स्थिति जब मजबूत कर ली हर्ष ने, तो क्या किया, दक्षिण में अभियान करना शुरू किया। अब दक्षिण में इसका अभियान करने का मेन उद्देश्य क्या था, लूटना तो था नहीं, क्या करना था, अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। किंतु दक्षिण में सबसे शक्तिशाली मैंने आपको बताई कौन था शासक, चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड। देखिए हर्ष ने और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ वो हुआ था आपका 630 से 634 ईस्वी के बीच में। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ, पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को नर्मदा को क्रॉस करने ही नहीं दिया। ठीक, और क्या हुआ, हर्ष जो है दक्षिण भारत पर अधिकार स्थापित नहीं कर सका। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के जो संघर्ष की जानकारी है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है वो कौन सा है जिसमें हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है, वो है आपका ऐहोल अभिलेख। और इस अभिलेख की जो रचना है वो की है रवि कीर्ति ने। ठीक है, इसमें रवि कीर्ति कौन था, पुलकेशिन सेकंड का ही दरबारी था। तो इसमें जो ऐहोल अभिलेख है, इसमें किसके बारे में, किसकी विजयों का वर्णन होगा, ऑब्वियसली पुलकेशिन सेकंड की विजयों का वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर्ष ने क्या किया, चीन के जो तांग वंश था इसके सम्राट के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। दोनों के बीच में, आप कैसे पता चलता है कि दोनों के बीच में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे, क्योंकि उसी टाइम पे कौन आया था भारत, येन सांग जो है वो भारत आया था। ठीक है, और उसी के विवरण से हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक,
अब देख लेते हैं कि हर्ष के जो समकालीन शासक थे वो कौन कौन थे। गौड़ या फिर बंगाल, यहाँ पे कौन था, मैंने आपको अभी बताया था शशांक। कामरूप, कामरूप यानी कि असम, असम में उस टाइम कौन था, भास्कर वर्मन था। क्योंकि इन लोगों, जैसे शशांक था, शशांक को पराजित किया और बंगाल को अपने अंडर कर लिया। कामरूप के जो भास्कर वर्मन थे, इनके साथ जो है हर्ष के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है। पुलकेशिन सेकंड, ओ चालुक्य वंश के टाइम में कौन था, चालुक्य वंश का वो था पुलकेशिन सेकंड था। और वल्लभी में कौन था, ध्रुव सेन सेकंड था। ये सारे जो शासक थे ये हर्ष के टाइम पे ही थे। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम हर्ष का प्रशासन कैसा था। देखिए, जो हर्षवर्धन का प्रशासन था वो गुप्तकालीन प्रशासन से कैसा था, प्रभावित था, किंतु उसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्या किया गया था, चेंज किया गया था। देखिए, हर शासक जो होता है ना, वो अपने पिछले वाले शासक या उस वंश का जो प्रशासन चला आ रहा था उसी को अपनाता है, पर उसको अपनी कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसी को लागू कर देता है। ठीक, इसका शासन जो था वो राजतंत्र पर आधारित था, परंतु प्रशासन जो था वो कैसा था, विकेंद्रीकृत था। हर्ष स्वयं राज्य के कार्यों में अत्यंत सक्रिय रहता था। हेन सांग ने बताया है कि जो प्रजा की समस्याएं सुनने के लिए ये क्या करता था, हर्षवर्धन लगातार भ्रमण करता रहता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रशासन के अगर हम स्रोतों की बात करें कि हमें इसके प्रशासन के बारे में जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है, तो वो आ जाएगा। आप तो एक तो हर्षचरित्र, हर्षचरित्र किसकी रचना है, वाणभट्ट की है। दूसरा सीयूकी, सीयूकी किसकी रचना है, हेन सांग की है। नेक्स्ट है आपका बांसखेड़ा ताम्रपत्र है, मधुबन ताम्रपत्र है और नालंदा ताम्रपत्र है। इन सभी से हमें क्या मिलता है, हर्ष के प्रशासन के बारे में, हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम शासन व्यवस्था कैसी थी। हर्ष का जो शासन था वो बताया ही, राजतंत्र था, राजा था। राजा ही क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसे प्रशासन हो, चाहे न्याय हो, सेना हो, विदेश नीति हो, इस पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। मतलब सर्वे सर्वा कौन था, राजा ही था। बात करते हैं हम प्रशासनिक इकाइयों की, तो हर्ष का साम्राज्य जो था ये विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। कैसे कैसे विभाजित था, देखिए, जो साम्राज्य था वो भुक्ति में विभाजित था। ठीक है, भुक्ति मतलब प्रांतों में, और भुक्ति जो थी वो विषय में विभाजित थी। विषय मतलब जिला हो गया, और विषय जो है वो किसमें थी, पाटक या बीथी। ठीक है, जिसे उपजिला भी कहते हैं। और पाटक या बीथी को क्या कहा, वो किस में डिवाइड थी, वो आपकी डिवाइड थी ग्राम या गांव में। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका भूमिकर। भूमिकर देखिए, लगभग सभी राजाओं ने कितना रखा है, सामान्यतः उपज का लगभग 1/6 भाग रखा है। और ये जो भूमिकर था, जो हर्ष के टाइम में था, वो नगद रूप में भी लिया जाता था और उपज मतलब दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेना की। हर्ष के पास विशाल सेना थी, विशाल सेना थी इसीलिए तो वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने पे लगा हुआ था। हेन सांग के अनुसार उसकी जो सेना थी वो पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, हाथी जो है, ये 3 चीजें मुख्य थी। हाथी सेना जो है वो हर्षवर्धन की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, और ये किसने कहा है, हेन सांग ने बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन की जो दान की नीति थी वो क्या थी। एक तो हर्षवर्धन जो है वो दानशील शासक था। ठीक है, हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में क्या करता था, एक विशाल धार्मिक और दान समारोह आयोजित करता था। इसे क्या कहा जाता था, प्रयाग महादान कहा जाता था। और हेन सांग जो है वो स्वयं इस समारोह में उपस्थित रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कन्नौज सभा की। कन्नौज सभा क्या है, हर्ष ने कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सभा आयोजित की थी। और इस सभा में किस किस को शामिल हुए थे, कौन कौन, येनसांग शामिल था, अनेक विदेशी विद्वान शामिल थे, बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे, ब्राह्मण शामिल हुए थे, जैन आचार्य शामिल थे। ठीक है, ये सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। इसका जो मेन मोटिव था या उद्देश्य था वो क्या था, वो था महायान बौद्ध धर्म का प्रचार और धार्मिक विचार विमर्श था। ठीक है, तो इस सभा का आयोजन का उद्देश्य क्या था, कन्नौज की सभा का, महायान बौद्ध धर्म का प्रचार करना और धार्मिक विचार विमर्श करना था। ठीक, अब हम देखते हैं कि हर्षकालीन जो समाज था वो कैसा था।
एक तो समाज जो है वो कैसा था, गुप्त अभी खत्म हुए हैं तो गुप्तकालीन जो परंपराएं थी उनसे प्रभावित था। कृषि जो थी वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। व्यापार और शिक्षा का भी क्या हो रहा था, यहाँ विकास हो रहा था। सभी हर्ष ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। अभी देखा ना कि जो कन्नौज सभा हुई थी उसमें कौन शामिल हुए थे, लगभग हर धर्म को शामिल किया गया था। दूसरा क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने विशेष सहायता दी थी, मतलब शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया था। इस काल की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें हेनसांग और बाणभट्ट के विवरणों से मिलती है। किस काल की, हर्षवर्धन कालीन की। ठीक है, अब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था की। हर्षकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, प्राचीन भारत है तो ऑब्वियसली जो अर्थव्यवस्था होगी वो किस पर आधारित होगी, कृषि पर आधारित होगी। तो चाहे मौर्य हो, चाहे गुप्त हो, या फिर हर्षवर्धन का टाइम हो, या मौर्योत्तर काल आ जाए, कुषाण आ जाए, इन सबकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किस पर आधारित है, कृषि पर ही आधारित है। और जो कृषि से प्राप्त भूमि कर था वो जो होता था वो सभी का लगभग राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हर्षवर्धन के टाइम में प्रमुख व्यापारिक नगर थे वो कौन कौन से थे, तो व्यापारिक नगर कौन से थे, कन्नौज था, वाराणसी था, पाटलिपुत्र था, मथुरा था और ताम्रलिप्ति था। ठीक है, जो व्यापारी थे वो श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। ठीक है, तो व्यापार का संचालन कौन करती थी, व्यापारी श्रेणियां करती थी। नेक्स्ट आता है मुद्रा। मुद्रा की बात की जाए तो चाहे स्वर्ण हो, रजत हो, ताम्र हो, सभी प्रकार की मुद्राएं हर्षवर्धन ने जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुप्त काल की तुलना में स्वर्ण मुद्राओं की संख्या कम हो गई थी और यह उस समय के आर्थिक परिवर्तन का संकेत माना जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ था, गुप्त काल की तुलना में हर्ष के टाइम पे जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो कम हो गई थी। अब हम देखते हैं कि धर्म के बारे में। हर्ष के प्रारंभिक जीवन में ये शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, पर बाद में क्या हुआ, महायान बौद्ध धर्म से ये अत्यधिक प्रभावित हो गया। फिर भी उसने किसी भी एक धर्म को राज्य का धर्म नहीं बनाया था। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है, धार्मिक सहिष्णु शासक माना जाता है। ठीक है, अब इसने कौन सी धारा को माना था, बौद्धों की महायान बौद्ध धारा को माना था। ठीक है, तो हेन सांग के प्रभाव से हर्ष ने महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। उसने क्या किया, विहार बनवाए, स्तूपों का निर्माण करवाया, बौद्ध सभाओं का आयोजन किया। ठीक, ये सारे काम किए गए थे। अब इसके अलावा आता है प्रयाग महादान। प्रयाग महादान क्या है, बेसिकली हर 5वें वर्ष प्रयाग में हर्षवर्धन क्या करता था, एक विशाल दान समारोह का आयोजन करता था। ठीक है, और इसका प्रत्यक्ष वर्णन जो किया है वो किसने किया है, हेनसांग ने किया है। मैंने इसको अभी बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा। नालंदा उस टाइम का सबसे फेमस विश्वविद्यालय था। ठीक है, हर्ष ने नालंदा को उदारता पूर्वक दान दिया। ठीक है, और हेनसांग ने यहाँ कई वर्षों तक अध्ययन किया है। नालंदा का जो पुस्तकालय था वो अत्यंत विशाल था। ठीक है, और इसके 3 भवन बताए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। ये 3 भवन जो है वो नालंदा पुस्तकालय के थे। ठीक है, जो नालंदा पुस्तकालय है वो प्राचीन भारत के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अब बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में बहुत सुन लिया। ठीक है, बाणभट्ट की रचनाओं से ही हमें जानकारी मिलती है। तो बाणभट्ट थे कौन, बाणभट्ट जो है वो हर्ष के राजकवि थे और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो हर्ष चरित्र है जो हर्षकालीन प्रशासन के बारे में और हर्ष के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत है, और दूसरा है आपका कादम्बरी। ठीक है, ये 2 रचनाएं आपकी बाणभट्ट की है। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो हर्षवर्धन है वो क्या था, स्वयं भी एक साहित्यकार या लेखक था। ठीक है, इसकी रचनाएं जो है वो 3 संस्कृत नाटक माने जाते हैं। अब किसकी, हर्षवर्धन की, कौन कौन सी, एक तो नागानंद, दूसरी प्रियदर्शिका और तीसरी आ जाती है आपकी रत्नावली। ये 3 नाटक जो है वो किसके माने जाते हैं, हर्ष के माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हर्ष की मृत्यु कब हुई थी। हर्ष की जो मृत्यु है वो लगभग 647 ईस्वी में हुई है और इसका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक,
देखिए, अब प्रशासन के बारे में एक दो टर्म्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। पहले तो यम चेटी। यम चेटी क्या थे? यम चेटी जो है वो रात में पहरा देने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? यम चेटी कहा जाता था। नेक्स्ट आता है जय स्कंध स्कंधावार। जय स्कंधावार। देखिए, जो हर्ष का प्रशासन था इसने क्या किया था, अब प्रांतों को अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था और अस्थाई राजधानियां बना दी थी। ठीक है, तो ये जो अस्थाई राजधानियां थी ये क्या कही जाती थी? जय स्कंधवार। जय स्कंधावार कहा जाता था। ठीक है, हर्ष को क्या कहा जाता है? साहित्यकार सम्राट। क्या कहते हैं? साहित्यकार सम्राट। तो साहित्यकार सम्राट किसको कहा जाता है? हर्ष को कहा जाता है। एक चीज और है, हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्राचीन भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट है वो कौन है, तो वो कौन है? हर्ष है। ठीक है, अब देखिए, हर्ष ने एक काम और किया था। हर्ष संवत चलाया था। और ये कब चलाया था? ये आपका चलाया था 606 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हर्ष के बारे में। यहाँ पर आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है या जिसे कहें प्राचीन भारत है वो एंड हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ में। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू आज के लिए।